हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बेटे क्लास 12th अकाउंट्स की हम आज बात कर रहे हैं। और क्लास 12th की अकाउंटेंसी में जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने एक चैप्टर तो कर लिया अकाउंटिंग फॉर एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड चैप्टर से एक हमारी यूनिट स्टार्ट होती है। मैं एक बार आपको दोबारा बताना चाहूँगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हमारी सेकंड चैप्टर से सेकंड यूनिट स्टार्ट होती है जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स में मैंने आपके साथ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप डिस्कस कर लिया, ये हमने पूरा चैप्टर कर लिया। इसमें हमने पढ़ा था भाई पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है, पार्टनर्स के राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बहुत सारी चीज़ें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पास्ट एडजस्टमेंट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ये सब टॉपिक्स थे जो हमने पढ़े फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में। तो ये चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा इसके अंदर एक चैप्टर आता है, जो चैप्टर 3rd है, वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वो भी मैं आपको करा चुका। इसमें मैंने आपके साथ बात करी भाई गुडविल क्या होती है, गुडविल कैलकुलेट करने के कौन से मेथड होते हैं। उन तीनों मेथड के अंदर मैंने आपको किसी फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी बताई। अब वैसे तो चैप्टर नंबर 4 आता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जरा आगे के चैप्टर आप समझिएगा कि ये चैप्टर कैसे बने हुए हैं। हमने पार्टनरशिप का बेसिक पढ़ लिया कि भाई पार्टनरशिप क्या होती है। इन सब चैप्टर में गुडविल का बड़ा यूज आता है, तो हमने गुडविल पढ़ ली। अब उसके बाद कुछ इस तरीके से है कि अगर हम पार्टनर्स हैं और हम आपस में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लें, कुछ ना करें, बस पहले हम अगर सपोज करिए 3 पार्टनर हैं, वो 5:3:2 के रेशियो में बांटते थे। अब वो कह रहे नहीं जी आगे से हम प्रॉफिट 2:1 के रेशियो में बांटेंगे। तो ऐसा करने से हमारी अकाउंटिंग पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमें क्या करना चाहिए, वो इस चैप्टर में, चैप्टर 4 में देखिए। किताबों में जो चीज़ दी हुई है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उन्होंने गलत दी है, उन्होंने बिल्कुल ठीक दी है। जो सीक्वेंस होनी चाहिए वो दी है, लेकिन हर एक टीचर का पढ़ाने का तरीका होता है। मैंने कभी भी चैप्टर चेंज इन PSR शुरू में नहीं करवाया। ये मैं आपको जब बाकी चैप्टर खत्म करा दूंगा उसके बाद कराऊंगा, क्योंकि चैप्टर ऐसा है कि अगर आपने ये चैप्टर करने के बाद 5, 6, 7, 8 करने के बाद ये करा, तो ये चैप्टर आप 2 दिन में खत्म कर दोगे, 2 दिन में डन। मतलब मुझे तो बस 20% काम बताना है आपको, 80% आप खुद कर लोगे। तो मैं इसलिए इस चैप्टर को रोक कर चलता हूँ। स्टार्टिंग में मैं इस चैप्टर को नहीं कराता। तो इसका मतलब अब हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 5, ये हम शुरू करेंगे। और आप देख सकते हैं इसमें है क्या, पार्टनरशिप की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि अगर एक नया पार्टनर हमारी फर्म में आ जाए तो क्या होगा। चैप्टर 6 में अगर एक पार्टनर फर्म छोड़कर चला जाए तो अकाउंटिंग कैसे करनी है। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो अकाउंटिंग कैसे होनी है। और अगर हम अपनी फर्म ही बंद कर दें तो अकाउंटिंग कैसे होनी है। करेक्ट। तो ये सिचुएशंस हैं। नॉर्मल अकाउंटिंग जैसे हम 11th क्लास में करते आए हैं वैसे ही करती है पार्टनरशिप फर्म भी। भाई खरीदना, बेचना, खर्चे करना, वो सब वैसे ही होता है जैसे आपने क्लास 11th में पढ़ा है। जर्नल बनता है, लेजर बनता है, कैश बुक बनती है, फाइनल अकाउंट बनता है, सब वैसे ही होता है। These are the special situations when a partner is admitted into the firm। तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या हमें चेंजेस करने चाहिए। तो मैंने आपको आज मैं चैप्टर आपके साथ शुरू करने जा रहा हूँ चैप्टर 5। लेकिन चैप्टर 5 शुरू करने से पहले मैंने एक बार आपको रिव्यू दिया इस पूरी यूनिट का। और ये जो पूरी यूनिट है, ये पूरी यूनिट 30 नंबर की है अब तक। करेक्ट, 30 नंबर की ये पूरी यूनिट है। और अगर कोई टीचर आपको ये कहता है कि ये चैप्टर इतने नंबर का, ये इतने नंबर का, ये इतने नंबर का एग्जैक्टली बताता है, तो वो गलत बता रहा है, झूठ बता रहा है। हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि भाई एडमिशन 10 से 12 नंबर का आता है। एग्जैक्ट वेटेज चैप्टर वाइज गिवन नहीं है सीबीएसई के सिलेबस में। सीबीएसई ने जो वेटेज दी है वो दी है यूनिट वाइज, ये पूरी यूनिट है। चैप्टर्स में हमने इसको ब्रेक करा है, प्राइवेट पब्लिकेशंस ने इसको ब्रेक करा है। यूनिट पूरी एक ही है 30 मार्क्स की। कोई नहीं बता सकता कि इस चैप्टर से कितने का आएगा, इससे कितने का आएगा, इससे कितने का आएगा। हमें तो सब बराबर लेकर चलने हैं, सब पढ़ने हैं 30 नंबर की वेटेज के लिए, जिसमें से कि मैं आपको 2 चैप्टर करा चुका, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। चैप्टर 5 हम आज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। करेक्ट। तो चलिए आते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में। देखिए मैंने ये चीज़ आपको इसलिए बताई क्योंकि अगर मैं फेस टू फेस बैच में भी अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो फेस टू फेस बैच में भी मैं इसी तरीके से बताता हूँ उनको कि भाई ये पूरी यूनिट है। मेरी हमेशा की हैबिट है, जब भी मैं नया चैप्टर स्टार्ट कराता हूँ एक बार बच्चों को चैप्टर्स जरूर बताता हूँ, उन्हें याद जरूर दिलवाता हूँ कि वो किस सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं। करेक्ट। तो अब कोई बच्चा ये कंफ्यूज ना हो कि भाई सर ने चैप्टर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कराया या नहीं कराया। मैं पहले ही बता रहा हूँ, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट डिसोल्यूशन सब कुछ कराने के बाद कराऊंगा चेंज इन पीएसआर। ठीक है। तो चलिए जो भी मैं लिखवा रहा हूँ आप अपनी नोटबुक मेंटेन करें। और इस चैप्टर की बात बता दूँ आपको, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की, मैंने जैसे कि अभी बोला कि कोई इसकी एग्जैक्ट वेटेज नहीं बता सकता, लेकिन अधिकतर इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। लॉन्ग क्वेश्चन की वेटेज हमारे यहाँ 8 मार्क्स से, तो 8 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। एमसीक्यू 1 मार्क क्वेश्चन की बात करें तो 1-2 एमसीक्यू भी इससे आ जाते हैं, तो हो गया 10 नंबर। और अगर एक 3 नंबर का क्वेश्चन शायद आ गया जो कि आने की उम्मीद नहीं है, तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि लगभग 10-11 नंबर की इसकी वेटेज बनती है। 10 से लेकर 12 नंबर आप मान लीजिए कि इस चैप्टर में से आते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में से। और दूसरी बात, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? ये चारों चैप्टर एक सीक्वेंस में पढ़े जाते हैं, तो ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने कर लिया तो आपको ये और ये तीनों चैप्टर बड़े प्यार से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो चीजें आप सीखोगे उसमें से 70% चीजें आगे आपके काम आनी है अगले चैप्टर्स में। तो देखिए, जो पहली बात, ये कुछ बच्चे मुझे अप्रोच कर रहे हैं, सर लाइव क्लासेस पढ़ा दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। लाइव क्लासेस में मैं आपको सबसे बड़ी डिसएडवांटेज बताता हूँ, आप आज तो लाइव क्लासेस पढ़ लोगे, लेकिन मैं गारंटी ले रहा हूँ अगर मैं आपसे 1-1.5 महीने बाद उनसे कुछ भी पूछ लूँगा ना, आपको कुछ नहीं याद होगा। रिकॉर्डेड क्लासेस की सबसे बड़ी एडवांटेज इस टाइम पर ये है कि आप लोग इसको दोबारा देखकर रिवाइज कर सकते हो। और रिकॉर्डेड क्लासेस की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज जो बच्चों को लगती है वो ये है कि सर हम अपनी प्रॉब्लम कैसे पूछेंगे। तो बेटे, जितने बच्चे भी हमारी ऐप पर क्लासेस देखते हैं उन्हें बिल्कुल फ्री छोड़ रखा है हमने प्रॉब्लम पूछने के लिए। वो कॉल करें, व्हाट्सएप करें, लाइव सेशन लें, वीडियो कॉलिंग करें, कुछ भी करें, वो पूछ सकते हैं, हम अवेलेबल हैं उनके लिए। तो यानी कि ये खामखा का एक्सक्यूज़ है कि लाइव क्लासेस लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से लाइव क्लासेस सुटेबल नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आप एग्जैक्ट टाइम पर, और दूसरी बात, ये जो क्लासेस हैं रिकॉर्डेड क्लासेस, ये उन बच्चों के लिए ठीक हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड हैं, जो खुद पढ़ना चाहते हैं कि हाँ भाई हमें पढ़ना है। अब हमने लॉकडाउन सिचुएशन में 2 महीने आराम कर लिया, इसे अपना समर ब्रेक मान लिया, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आगे। मैं भी नहीं कह सकता, आपको भी नहीं पता कि ये लॉकडाउन 2 महीने चलेगा, 3 महीने चलेगा, या स्टूडेंट्स के लिए 6 महीने चलेगा। आप सोचकर देख लीजिए, अभी तो दुकानें खुलवाने के लिए लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, 3-3 महीने से दुकानें बंद हैं, वो नहीं खुल रही हैं, जहाँ पर दिन के 10 या 20 कस्टमर आते हैं। और स्कूल तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर हज़ारों लोग एक साथ आते हैं, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आप कितनी क्रिटिकल सिचुएशन में। तो मेरी आपको सजेशन यही है कि सभी लोग ऑनलाइन क्लासेस पढ़ना शुरू कर दें, और लाइव क्लासेस के चक्कर में ज़्यादा ना पढ़ के आप रिकॉर्डेड क्लासेस ही करें, और प्रॉब्लम के लिए आप मुझे कॉल करें। करेक्ट, कॉल करें, व्हाट्सएप करें, इतने मीडियम है, आप लोग मॉडर्न बच्चे हैं, आप आराम से कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए, ये थोड़ा सा मेरा समझाने का पॉइंट ऑफ व्यू था। अब मैं आपको अपने चैप्टर पे लेकर आ रहा हूँ, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आज हम इसकी बेसिक चीज़ें करेंगे, टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, और हर चीज़ अपने रजिस्टर में कॉपी करिएगा। देखिए, कोई आपका काम चेक करने नहीं आ रहा, लेकिन करना आपको खुद ही है।
सेल्फ मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए कि भाई मुझे पढ़ना है, मुझे अपना काम पूरा करना है, बस आराम से पढ़ाई होगी। काफ़ी सारे बच्चे हैं जिन्हें मैं कभी फेस टू फेस मिला भी नहीं, वो भी पढ़ रहे हैं, वो भी मुझे कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स पूछते हैं। तो ठीक है बेटे, आप लोगों के ऊपर है सब चीज़ें, आप पढ़ना चाहें, जैसे पढ़ना चाहें आप पढ़ें। जितना सपोर्ट मैं दे सकता हूँ मैं आपको दे रहा हूँ। आई होप अब तक की बात आपको क्लियर। चलिए आते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पे। देखिए चैप्टर 5 है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सबसे पहले अगर हम बात करें, वैसे तो नाम से ही समझ में आता है कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या है, फिर भी मैं आपके लिए लिख देता हूं, व्हेन अ न्यू पार्टनर enters into the partnership firm, this is called admission of a partner. करेक्ट। अब इसके साथ ही एक और बात आपको समझाना चाहूंगा। बेटे आपको याद होगा मैंने बताया था कि चैप्टर 1 में पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट बनाते हैं। मान लीजिए पहले से दो पार्टनर थे, ए और बी। अब हमने सी को अपना पार्टनर और बना लिया। तो जब एक नया पार्टनर फॉर्म में आ जाता है तो आपको अपना जो एग्रीमेंट आपने बनाया था वो एग्रीमेंट आपको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि उस एग्रीमेंट में पहले ए और बी का नाम था, अब ए बी सी तीनों का नाम आएगा। पहले उसमें ए और बी की कैपिटल लिखी हुई थी, अब उसमें ए बी और सी की कैपिटल लिखी जाएगी। पहले उसके अंदर प्रॉफिट ए और बी बांटते थे, अब ए बी और सी बांटेंगे। तो यानी कि सब कुछ चेंज हो जाएगा लगभग। तो इसीलिए जब एक पार्टनर फर्म में एंटर होता है तो उसे बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। री मतलब दोबारा, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अपनी एग्रीमेंट को बदलना, चेंजेस करना। दिस विल बी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ partnership, new partnership deed will be framed। करेक्ट, नई पार्टनरशिप डीड बनती है। अब दूसरी बात ये आती है, व्हेन अ न्यू पार्टनर can enter into partnership। एक नया पार्टनर आपकी फर्म में कब एंटर कर सकता है? पहली बात, इफ पार्टनरशिप डीड अलाउ and suggest the way। सुनिएगा बात बहुत ध्यान से। एक नया पार्टनर हमारी फर्म में आना चाहता है, तो जब एक नया पार्टनर हमारी फर्म में आएगा तो वो कब आ सकता है? मान लीजिए मेरे यहाँ 5 पार्टनर है और एग्रीमेंट में लिखा है कि नए पार्टनर को बुलाने के लिए अगर 3 पार्टनर भी एग्री हैं तो नया पार्टनर फर्म में आ सकता है। तो हमने तो पढ़ लिया फर्स्ट चैप्टर में ही कि भाई जो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है दैट इज सुप्रीम, वो सबसे ऊपर है, उसे सबको मानना पड़ेगा। तो जैसा उसमें लिखा है, अगर उसमें लिखा है कि नो न्यू पार्टनर विल बी एडमिटेड, तो हम किसी नए पार्टनर को एडमिट कर ही नहीं सकते। करेक्ट। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इफ द पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट, या तो है ही नहीं, और साइलेंट ऑन दिस पॉइंट,
न्यू पार्टनर will enter with the consent of all partners. With the consent of all partners. ठीक, ऑल, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, सभी पार्टनर की कंसेंट से। अगर मेरे यहाँ पर 10 पार्टनर हैं, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं, अगर 10 पार्टनर मेरे यहाँ पर हैं और उसमें से 9 पार्टनर एग्री हैं कि भाई एक थर्ड पार्टी को अपना पार्टनर बना लो, एक पार्टनर एग्री नहीं है और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो हम उसे एडमिट नहीं कर सकते। तो यानी कि एक पार्टनर तभी एडमिट हो सकता है जब या तो डीड में लिखा हो जैसे भी उसे एडमिट करना है, या तो डीड बताए क्या करना है, और अगर डीड में कुछ नहीं लिखा तो फिर सारे पार्टनर्स का एग्री होना जरूरी है। करेक्ट, यहां तक की बात आती है आपको समझ में? बेटे आप अपने पास हर चीज अपनी नोटबुक में कॉपी करिएगा और 5 क्लासेस अटेंड करने के बाद उस कॉपी को एक बार उसको दोबारा से जाकर एक बार देखिएगा, आपको खुद फील होगा कि आपने कितनी ढंग से पढ़ाई करी है। समझे बात? मैं कोई देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कई बार जब हम फेस टू फेस बैचेस में पढ़ाते हैं, क्योंकि हर बच्चे के पास सेम बुक होती है, सेम स्टडी मटेरियल होता है, तो हम कुछ चीज़ें उन्हें कह देते हैं चल भाई तो बुक में से पढ़ ले बेटे, बुक में से कर लेना, ये तुम अपने आप कर लेना। हम सीधा न्यूमेरिकल पोर्शन पे पहुंच जाते हैं, थियोरटिकल ना करा के ज़्यादा। लेकिन इस टाइम मुझे ये नहीं पता कि जो बच्चे देख रहे हैं उनके पास कौन सी बुक है, क्या स्टडी मटेरियल है। मैं आपको केवल न्यूमेरिकल के स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ। जो ऐप है, ऐप के ऊपर आप सबको स्टडी मटेरियल मिल जाता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल तो मैं आपको दे रहा हूँ, अब थियोरटिकल की भी मैं इसलिए एक एक चीज़ यहाँ पर डिस्कस करा रहा हूँ कि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो, क्योंकि अब की बार एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस भी आने हैं। दूसरी बात, हर बंदे को अपनी मेंटल कैपेबिलिटी पता है। आप में से 80% बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें एक बार समझाने से फेस टू फेस क्लासेस में भी नहीं आता समझ में, उन्हें रिवीजन 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 की जरूरत होती है। एंड हाफ ईयरली एग्जाम आते हैं तो वो टीचर के पास पहुंच जाते हैं, मेरा ये चैप्टर करा दो, मेरा ये चैप्टर करा दो। एनुअल एग्जाम आता है फिर पहुंच जाते हैं, मेरा सर ये चैप्टर रिवाइज कराओ। आपको पता है सब बच्चों को, ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पेपर से एक दिन पहले ट्यूटर के पास बैठ के 4-4, 5-5 चैप्टर रिवाइज कराते हैं। मेरी अप्रोच रिकॉर्डेड वीडियोस में केवल इतनी सी है, इन फ्यूचर भी अगर आपको रिवाइज करना पड़ेगा, आपको बस वीडियो पे प्ले बटन ऑन करना है और आप आराम से बैठ के घर पे रिवाइज भी कर सकते हैं। ये ईयर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। मैं तो ये मानकर चल रहा हूँ कि पूरे साल फेस टू फेस क्लासेस होने की उम्मीद कम है, तो ऑनलाइन क्लासेस ही एक ऑप्शन है। और लाइव के चक्कर में पढ़ो मत, क्योंकि लाइव के लिए प्रॉब्लम लेने के लिए भी फिर लाइव जाना पड़ेगा और इतना टाइम टीचर के पास नहीं है। सीधी सी बात है, कोई आपके लिए बार बार इतना कष्ट नहीं उठाएगा। और दूसरी बात, आपने कोई बैच ज्वाइन करा, अब वो बैच अगर लाइव बैच पहले से चल रहा है तो लाइव बैच में पहले से अगर चल रहा है तो वो आपके लिए दोबारा टॉपिक तो रिवाइज कराएगा नहीं। और यहाँ मैंने जैसे आपको बताया 30 नंबर की यूनिट है। अगर किसी बच्चे को एडमिशन अगर किसी को फंडामेंटल ही नहीं आता एडमिशन, वो क्या समझेगा? रिकॉर्डेड वीडियोस में ये फायदा है कि बच्चा इसे चाहे बाद में कर लेगा, अब उसे पता है कि मुझे एडमिशन करना है, वो पहले फंडामेंटल कर लेगा, पहले गुडविल कर लेगा, कभी भी कर लेगा, एक दिन में 10 वीडियो भी देख लेगा, 5 भी देख लेगा। करेक्ट? तो मेरे हिसाब से यही एक बेस्ट फॉर्मेट बनता है, रिकॉर्डेड वीडियो से ही पढ़ा जाए और प्रॉब्लम मैं आपकी लाइव ले लूंगा। बाकी जिसको ठीक लगे वो पढ़ते रहें और अपने काम को कंप्लीट करते रहें। चलिए आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखिए जी, बात करते हैं कि एक पार्टनर एडमिट हो गया, राइट्स ऑफ अ न्यूली एडमिटेड पार्टनर। जब एक नया पार्टनर फर्म में एंटर होता है तो उसे क्या राइट मिलते हैं? पहला राइट होता है he will have share in the
फ्यूचर प्रॉफिट्स, ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट्स में उसका शेयर होगा। दूसरी चीज, ही विल बी द जॉइंट ओनर ऑफ द एसेट्स ऑफ द फर्म। भाई जब वे पार्टनर बन गया वो मेरा, तो अब तो हर चीज पे उसका राइट है, करेक्ट। तो ये सिंपल सी बात होती है कि जब एक पार्टनर हमारी फर्म में आता है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, अब आगे से, पहले हम 2 लोग पार्टनर थे, हम 2 लोग आपस में प्रॉफिट बांटते थे, अब हम 3 लोग हो गए तो अब तीनों प्रॉफिट बांटेंगे। अब उस फर्म के ऊपर तीनों का हक है, उस फर्म की हर चीज पर तीनों का राइट है। अब चाहे वो एसेट मेरे आने से पहले खरीदी गई हो, बाद में खरीदी जाए, उनमें अब उस पार्टनर का भी राइट है। पहली बात समझ में आती है। दूसरी बात, व्हेन अ न्यू पार्टनर will bring the following। अब सुनिएगा बात बहुत ध्यान से। इतना तो आप सब समझते हैं कि अगर देखो किसी को भी किसी बिजनेस का पार्टनर बनना है, मालिक बनना है, उस बिजनेस को ज्वाइन करना है, तो बिजनेस में पैसा तो लगाना ही पड़ता है, कैपिटल तो लगानी पड़ती है। तो जब एक नया पार्टनर फॉर्म में एंटर होगा, a new partner will bring capital। ये बात तो हर बच्चे को समझ में आती है कि वो अपने घर से कैपिटल के पैसे लेकर आएगा। अब एक चीज जो मैं आगे की समझाने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। कैपिटल तो वो लेकर आएगा ही आएगा। अब सोचकर देखिए कि अगर वो 10 लाख रुपए कैपिटल लाया और इन फ्यूचर वो फॉर्म छोड़कर जा रहा है तो अपने 10 लाख रुपए ले जाएगा, सीधी बात है। तो एक बात बताइए कि अगर एक पार्टनरशिप फॉर्म 5 साल से चल रही है, मान लीजिए ए और बी 2 लोगों ने मिलकर एक फॉर्म खोली, 5 साल 10 साल उसको चलाया, 10 साल में उस फॉर्म की रेपुटेशन, गुडविल बाजार में क्रिएट करी, और 10 साल बाद एक नया पार्टनर उन्होंने एंटर करा लिया जिसका नाम था सी। ए और बी ने 10 साल तक मेहनत करी और वो बिजनेस के मालिक हैं। सी आज से ही एंटर हुआ और आज ही बिजनेस का मालिक बन गया और हर चीज पर उसका भी हक हो गया। आपको लगता नहीं थोड़ा सा इनजस्टिस हो रहा है यहां पर? सी के आने की वजह से एक तो ए और बी का प्रॉफिट पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। आप सोच कर देख लो, पहले एक चीज अगर 2 लोग बांट रहे थे, जब वो 3 लोग बांटेंगे तो क्या कम नहीं हो जाएगा उनका शेयर? बिल्कुल हो जाएगा। दूसरी बात, इस बिजनेस को 10 साल में हमने यहां से यहां पहुंचाया, इसकी रेपुटेशन बनाई है, इसकी गुडविल क्रिएट करी है, और जो सी है वो आज से ही इस फॉर्म में एंटर हो रहा है, तो उसको तो एडवांटेज मिल गया। तो इसीलिए सी अपने घर से एक एडिशनल अमाउंट और लेकर आता है। अ न्यू पार्टनर विल ब्रिंग सम एडिशनल अमाउंट that will be called as premium for goodwill or only goodwill। जब एक नया पार्टनर फर्म में आएगा तो वो अपने साथ कैपिटल तो लाएगा ही लाएगा, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी अपने साथ लेकर आएगा जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल।
या प्रीमियम या खाली गुडविल, करेक्ट। तो यानी कि जब एक नया पार्टनर आता है तो उसे दो चीजें अपने साथ लानी पड़ती हैं। एक तो कैपिटल तो उसी की है, और कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी लेकर आने पड़ते हैं जिसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो रही होंगी। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ न्यूमेरिकल पोर्शन की बात। ये अपनी नोटबुक में आप इसे नोट कर लीजिए, ये बहुत काम के टॉपिक है। तो जब भी आपको नोट करने की रिक्वायरमेंट आया करे, आप अपनी वीडियो को पॉज कर लिया करिए। तो बोर्ड पे जो भी लिखा है आप उसे लिख लें अपने पास अच्छे तरीके से। अब आते हैं हम आगे। सर ये बताओ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, न्यूमेरिकल पोर्शन क्या है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इस चैप्टर में मैं आपको जो न्यूमेरिकल पोर्शन पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक एक करके छोटे छोटे टॉपिक चलेंगे, सुनिएगा। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, एक एक करके इसी सीक्वेंस में चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू PSR। बेटे इस वर्ड को समझ लो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जिस रेशो में पार्टनर्स अपना प्रॉफिट बांटते हैं। देखिए जब A और B थे तो 2 लोग थे, अब तीसरा और आ गया तो अब रेशो बदल जाएगा उसके आने से। तो हम न्यू PSR निकालेंगे एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर्स का हिस्सा थोड़ा सा कम हो जाएगा, करेक्ट। वो कैलकुलेट करना सीखेंगे। दूसरा, फिर हम सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तीसरा पॉइंट हम सीखेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। अभी इसमें मत दिमाग लगाइएगा कि क्या है, अभी तो मैं आपको बता रहा हूं बहुत बड़ा चैप्टर है ये। इस चैप्टर के लिए कम से कम 20 से 25 क्लासों की जरूरत पड़ती है। 20-25 क्लास कम से कम चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सब कराऊंगा, 1 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन। जितने भी लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मैं गारंटी ले सकता हूं, जब तक थियोरेटिकल चैप्टर चल रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, जब न्यूमेरिकल पोर्शन की बारी आएगी उनके वीडियोस की स्पीड अपने आप कम हो जाएगी। न्यूमेरिकल लाइव क्लासेस, फेस टू फेस क्लासेस में कराना लगभग इम्पॉसिबल है, लाइव में तो बिल्कुल ही नहीं। और जिस मेथड से, क्योंकि इसके लिए सबसे पहले टीचर को बनाने पड़ेंगे अपने असाइनमेंट्स। मैंने आपको अपने असाइनमेंट ऑलरेडी बनाकर दे रखे हैं, तो आप उन असाइनमेंट के बेस पर न्यूमेरिकल करेंगे यहाँ पर। और मेरे यहाँ पर स्क्रीन पे साथ साथ न्यूमेरिकल चलता है, सॉल्यूशन यहाँ आएगा, न्यूमेरिकल साथ में होगा। तो हम अकाउंट्स में न्यूमेरिकल ही होता है, जो केवल थ्योरी में या छोटे छोटे क्वेश्चन में बच्चों को घुमा रहे हैं, सिवाय बेवकूफ बनाने के कुछ नहीं कर रहे। तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल ही करने हैं उसके अंदर। फोर्थ में आते हैं, ये रिवैल्यूएशन हो गया। उसके बाद आता है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। पता नहीं क्या होता है, टॉपिक लिख रहे हैं बस हम अभी। फिर एक टॉपिक आता है कैपिटल एडजस्टमेंट। सर ये क्या होता है, नहीं पता, ना बताना मुझे अभी, करेक्ट। ये 5 टॉपिक हम करते हैं, ये काम हमें इस चैप्टर के अंदर करना होता है। यानी कि आप ये मानिए जब एग्जाम में 8 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर ये पांचों के पांचों टॉपिक टेस्ट किए जाएंगे। पांचों टॉपिक मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। तो सर इसका मतलब आप ऐसे कराओगे, पहले ये सारे टॉपिक हमें अलग अलग कराओगे, फिर इन सबको मिलाकर आप हमें लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराओगे। जी हाँ, ऐसे ही कराऊंगा, और कोई तरीका इसे करने का नहीं है, करेक्ट। आपको जो मैंने असाइनमेंट दिया है, जो आपकी ऐप पर अपलोड है असाइनमेंट, उस असाइनमेंट में आप देख सकते हैं अराउंड 80 क्वेश्चंस के आसपास होंगे उसमें। अब आप सोच लीजिए 80-90 क्वेश्चन का असाइनमेंट है जो मैं आपको कराऊंगा। उसमें लॉन्ग क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन सब हैं। जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराऊंगा मैं उनके आंसर बता दूंगा,
और जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर नहीं कराऊंगा उसके आंसर्स बता दूंगा, और अगर तब भी ना आया आपका आंसर तो आपको सॉल्यूशन भी भेज दूंगा उसका। सबसे बड़ी मेहनत का काम है असाइनमेंट बनाकर उसके सॉल्यूशन तक तैयार करके रखना। इस ईयर को देखते हुए मैंने अपने यहाँ पर जो भी असाइनमेंट है एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन तक भी रेडी करके रखा हुआ है कि अगर किसी बच्चे को उसका सॉल्यूशन चाहिए होगा वो भी मैं भेज दूंगा उसको। करेक्ट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता बेटे। अब अगर पढ़ना है तो आप अपने हिसाब से ऐसे ही पढ़ेंगे। अब तो आई होप यहाँ तक की बात क्लियर है। ये टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। आज की क्लास में इतना ही है। आज मैंने आपको बेसिक बताया, थोड़ा आपको इधर उधर की बातों का लेक्चर पिलाया, आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश की कि आप लोग पढ़ लें, अपने फ्यूचर से बिल्कुल ना खेलें। फ्यूचर आपका ही है, मेरा ख़राब नहीं होना, आपका होना है। एग्ज़ाम अपने टाइम पर होने, CBSE मानकर चल रही है, गवर्नमेंट मानकर चल रही है, बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, स्कूल्स ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, अटेंडेंस भी हो रही होगी आप लोगों की स्कूल में। तो कृपा करके अपना समय ना खराब करें, इस एक्सक्यूज़ में ना रहें, होगा कुछ अच्छा होगा, फेस टू फेस क्लासेस होंगी, हम तब पढ़ेंगे। अरे भाई फेस टू फेस क्लासेस हो भी जाएंगी तो क्या हो जाएगा, डर इतना ज़्यादा होगा, ना आपके पेरेंट पढ़ने के लिए भेजेंगे ना टीचर पढ़ाने के लिए बुलाएगा। और जो बुला रहा है फेस टू फेस आपको पढ़ाने के लिए, आपकी और अपनी दोनों की ज़िंदगी के साथ खेल रहा है। तो कृपा करके ऐसा ना करें, अपनी लाइफ को रिस्क में न डालें। पढ़ाई फिर भी हो जाएगी, लाइफ खतरे में आ गई या कोई हॉस्पिटलाइज हो गया तो वो जितना बड़ा मेंटल ट्रॉमा होगा वो उससे ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हो सकता। तो कृपा करके अपने घर में ही रहें, लॉकडाउन फॉलो करें, पेशेंस रखें, पढ़ते रहें। घर में हो सकता है पापा मम्मी के पास ज़्यादा काम ना हो करने के लिए, आप लोगों के पास बहुत काम है पढ़ने के लिए। 5 या 6 सब्जेक्ट एक बच्चा लेके बैठता है, अगर रोज भी आधा आधा घंटा उसको पढ़ ले तो उसके 2.5-3 घंटे तो इसी में बीत जाएंगे। उसके अलावा और थोड़ा सा अपना टाइम लगाएं, रीडिंग मटेरियल पढ़ें, कोई नॉवल डाउनलोड कर लें वो पढ़ें, रीडिंग पोर्शन पे ध्यान दें, कुछ मोटिवेशनल चीज़ें पढ़ें, कोई बायोग्राफी पढ़ें लोगों की। तो थोड़ा अपने आप को बिजी रखें, अपने आप को मोटिवेटेड रखें, पेशेंस रखें, अपने शेड्यूल को ठीक रखें। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज कंटेंट कम पड़ा है, आपको मॉरल लेक्चर ज़्यादा दिया है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में आपको कंपनसेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आई होप आप लोगों को यहाँ तक की बात क्लियर है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।